हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए सीटेट पेपर 2 साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं, जो 28 दिसंबर 2022 में ऑनलाइन शिफ्ट में पूछा गया था। इसके अलावा जितने भी ऑनलाइन शिफ्ट के पेपर हुए हैं और ऑफलाइन शिफ्ट में जो पेपर हुए हैं, उन सभी की प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवा दिए गए हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न पत्र पे चलते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न पूछा है, इसमें पूछा है एक सुदूर लंबी ऊंची मीनार की संपूर्ण लंबाई का अवलोकन करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण या उत्तल लेंस। राइट आंसर जो हो जाएगा वो उत्तल दर्पण हो जाएगा। उत्तल दर्पण जो है, इसमें जो है प्रतिबिंब जो बनता है उत्तल दर्पण में, ये छोटा बनता है और आभासी बनता है और सीधा बनता है। और उत्तल दर्पण जो गाड़ियों में साइड मिरर लगाए जाते हैं, साइड में मिरर जो लगे रहते हैं पीछे के प्रतिबिंब देखने के लिए, उसको कोई भी बड़ा प्रतिबिंब है, बड़ा भारी प्रतिबिंब है या छोट, तो उसको जो छोटी आकृति में बना के उसका पूर्ण प्रतिबिंब दर्शाता है यानी दिखाता है, उत्तल दर्पण का प्रयोग जो होता है। तो गाड़ियों के साइड मिरर जो हो गया वो उत्तल दर्पण का प्रयोग हो गया। तो ऊंची मीनार के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक सिक्का बोतल के 3 साफ प्लास्टिक के ढक्कन ABC लेती है। अब उसने क्या किया, ए में डाला एक छोटी चम्मच, 2 छोटी चम्मच आसविक जल डाला और कुछ बूंद हाइड्रोक्लोरिक एसिड की डाली है। यानी ए में उसने क्या डाला है, 2 छोटी चम्मच डिस्टिल वाटर डाला और हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाली। और सेकंड में उसने छोटी चम्मच आसविक जल यानी डिस्टिल वाटर डाला और थोड़ी सी शर्करा डाली है। इसमें जो है शर्करा ऐड की है बी में डिस्टिल वाटर के साथ। और सी में छोटी चम्मच आसविक जल, इसमें भी डिस्टिल वाटर डाली है और थोड़ी मात्रा में शर्करा ऐड की है। तो इसमें जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के बारे में पूछना चाहिए था। तो पहले में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, यानी ये सुचालक है और ये कुचालक है दोनों। तो देख लेते हैं, इसमें और कुछ पूछा ही नहीं सुचालक कुचालक के बारे में। तो हम ऑप्शन नंबर थर्ड ले लेते हैं, यानी केवल ए जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें बी और सी तो दिया नहीं है कि जिसको हम ले सकें। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नीचे दी गई सारणी को देखें और सही विकल्प का चयन करें। विटामिन और अपूर्णता भाव अभावजन रोग दिया। पहला एक्स दिया है, एक्स जो है हमारा सुखंडी रोग दिया है, यानी सूखा रोग जो किसकी कमी से होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। वाई जो है स्कर्वी जो है वो किसकी कमी से होता है, तो वो विटामिन सी की कमी से होता है। और B1 जो है जेड क्या हो जाएगा, वो B1 से बेरी बेरी हो जाएगा और B3 से हमारा प्लेग का रोग हो जाता है। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन। विटामिन डी और विटामिन सी हमारा थर्ड ऑप्शन में दिया है, यानी एक्स विटामिन डी है और वाई जो है विटामिन सी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा मिल गया है, थर्ड ही ऑप्शन है, क्योंकि विटामिन सी और किसी में दिया नहीं है। तो बेरी बेरी भी इसी में दिया है, प्लेग चर्मग्राह भी दिया। ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन दिया है चांद की सतह पर हम गुरुत्वाकर्षण बल अनुभव नहीं करते हैं। तो ये तो सरासर गलत दे दिया है, यानी गुरुत्वाकर्षण वहां पे चांद पे होता है बट पृथ्वी के मुकाबले बहुत कम मात्रा में होता है, यानी 1/1/6 पार्ट में होता है। यानी यहाँ पे अगर किसी व्यक्ति का भार जो है वो कितना परसेंट है, 60 किलोग्राम है, तो पृथ्वी पर कितना हो जाएगा, पृथ्वी पर 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर उस व्यक्ति का भार 10 ही रहेगा। तो वहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है कम मात्रा में पाया जाता है, पृथ्वी पे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें दिया नहीं पाया जाता, इसलिए S1 जो है हमारा गलत हो जाएगा। H2 दिया है चांद की सतह पर ऑक्सीजन नहीं है, तो ऑक्सीजन नहीं है बट अब के हिसाब से खोज हो रही है ऑक्सीजन की, बट H2 में, इसलिए जो है राइट आंसर जो हो जाएगा S1 हमारा गलत दिया हुआ है और H2 जो है सही दिया हुआ है। तो S1 सही नहीं है और H2 सही है, तो ये ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन ब्रिडमंड मटियार यानी चिकनी मृदा के बारे में बात कर रहा है, चिकनी मृदा के गुण का सर्वाधिक सटीक रूप से वर्णन करता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया है इसमें से जल शीघ्रता से निकल जाता है, तो नहीं, इसमें तो जल बहुत ज़्यादा मात्रा में रोके रहता है और बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया भी जाता है। तो इसमें खार मिट्टी कम मात्रा में होती है, ये भी ऑप्शन गलत है। थर्ड है यह केवल निश्चित मात्रा में जल प्रवेश करता है, नहीं, बहुत अत्यधिक मात्रा में जल प्रवेश रखता है, तो यह बहुत बड़ी मात्रा में जल रोके रहता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है क्यों जलीय पादपों के पास अच्छी तरह के विकसित मूल तंत्र नहीं होते हैं। यानी विकसित जो है मूल तंत्र का तात्पर्य है यानी जो रूट होती हैं, जड़ होती हैं, तो नहीं होते हैं। क्यों नहीं होती है? तो पहला ऑप्शन है ताकि उन्हें सरलता से निकाला जा सके। सेकंड है उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती। और थर्ड है उन्हें खनिजों को सोखने की आवश्यकता नहीं होती। और फोर्थ है यह उन्हें तैरते रखने में सहायता करता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उन्हें जल सोखने के लिए लंबी जड़ों की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा, केवल बी जो सेकंड ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शून्य त्वरण के गति करते हुए पिंड के वेग समय ग्राफ का निरूपण करता है। तो चलिए देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। पहला ऑप्शन है स्थिर गति से बढ़ती ढलान के साथ एक वक्रित रेखा। सेकंड ऑप्शन है समय अक्ष के समांतर समान एक सीधी रेखा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड ही सही हो जाएगा, यानी समय अक्ष के समांतर एक सीधी रेखा। ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इसमें पूछा है रमन और शिक्षा समतल दर्पण के सामने खड़ी हैं क्रमशः 8 मीटर और 11 मीटर की दूरी पे। यानी ये रमन है और ये है शिक्षा। तो रमन जो है क्रमशः 8 मीटर की दूरी पे खड़ा है, यानी ये दर्पण है तो इधर 8 मीटर पे खड़ा है, तो इसका प्रतिबिंब जो है 8 मीटर पे ही बनेगा, क्योंकि समतल दर्पण में प्रतिबिंब सीधा बनता है और जितनी वस्तु से पहले खड़ी हो, जितना दर्पण के पहले है उतना ही दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा, यानी उतनी दूरी पे ही बनेगा। और शिक्षा का जो प्रतिबिंब है वो 11 मीटर की दूरी पर है, यानी वो 11 मीटर की दूरी पर है। तो आगे पूछा है अब रमन अपनी जगह से इस तरह चलता है कि उसके प्रतिबिंब के बीच की दूरी 10 मीटर हो जाती है। यानी प्रतिबिंब और यहाँ पे प्रतिबिंब और बिंब के बीच यानी वास्तविक दूरी के बारे और दोनों को मिला के पूछा है। तो दोनों को मिला के कितना हो जाएगा, वो इस जगह पे ऐसे आके खड़ा हो गया कि 10 मीटर हो गई। तो जब इधर 5 खड़ा होगा तभी 5 5 मिला के 10 हो जाएगा। तो 8 मीटर से चल के 5 मीटर पे आ गया, यानी 4 मीटर उसने आगे दर्पण के आगे गया है, तभी वो 5 मीटर पे आएगा। तो 5 मीटर पे प्रतिबिंब भी बनेगा। और फिर दिया है जबकि शिक्षा जो है 6 मीटर चलती है, शिक्षा 11 मीटर पे थी, तो वो ऐसे चली 6 मीटर पे चलेगी तो वो भी 5 पे ही आ जाएगी। यानी 11 10 9 8 7 6 5, यानी वो भी 5 पे आ गई, तो प्रतिबिंब भी उसका 5 पे बनेगा। तो आगे पूछा है दर्पण की ओर दर्पण की ओर रमन शिक्षा की दर्पण से उनकी नई स्थिति का दूरी का वर्णन करना है। यानी दर्पण से जो प्रतिबिंब बना है उनकी दूरी का वर्णन करना है। तो 5 मीटर पे ये भी हैं, 5 मीटर पे ये भी हैं, तो दोनों ही 5 मीटर पे हैं। तो रमन और शिक्षा दर्पण से 5 मीटर की दूरी पर हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें दिया है रमन 5 मीटर और शिक्षा 6। ये गलत है, ये भी ऑप्शन गलत है, क्योंकि शिक्षा भी 5 मीटर पे आ गई है और रमन भी। तो ऑप्शन नंबर जो फोर्थ है इसका, ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा एक मछुआरा समीप के एक जलाशय पर मछली भेजने जाता है, तो निम्नलिखित में से उसे किस पर विचार करना चाहिए। तो ये सघन और विरल माध्यम से प्रश्न आया है। तो हम देखते हैं सघन और विरल माध्यम में, जब कभी विरल से सघन माध्यम में देखते हैं, यानी वायु से और जल की तरफ हम देखते हैं। मान लो ये सघन माध्यम हमारा जल हो गया, ये हमारा सघन माध्यम जल हो गया, इस पर हम कोई अभिलंब डाले हैं, अभिलंब हमारा n हो गया, और इस पर ये ऊपर साइड जो है ये मान लो हमारा वायु प्रक्षेप है और नीचे जो है जल है, ये सघन माध्यम है। तो जब कोई विरल से सघन की ओर कोई वस्तु देखते हैं तो वो अभिलंब की ओर सीधा जाना चाहिए। ये हमारा अभिलंब है, n हो गया, नीचे हमारा सघन माध्यम हो गया। ऊपर से जब हम कोई वस्तु को नीचे देखते हैं या तो उसमें जो प्रतिबिंब होगा इधर जाने के बजाय इधर जाना चाहिए, तो वो अभिलंब की ओर झुक जाती है। यानी ये n जो अभिलंब डाले हैं तो इधर झुक जाती है, बल्कि वस्तु जो है सीधा रहनी चाहिए, वो अभिलंब की ओर झुकी हुई प्रतीत दिखाई देती है। तो इसी प्रकार इस ऑप्शन में दिया है
उसे मछली की आभासी स्थिति के ऊपर बर्छी मारनी चाहिए। यानी वो मछली का चित्र देख रहा है तो मछली जो है हमें थोड़ा ऊपर उठी हुई प्रतीत होगी, यानी वास्तविक मछली जो है वो नीचे रहेगी, बट हमें दिखाई कैसे देगी, विरल माध्यम से जब हम देखेंगे तो जो मछली का प्रतिबिंब है वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत दिखाई देगा। तो उसी पे ये प्रश्न आया है, यानी उसे मछली की आभासी स्थिति से ऊपर बर्छी मारनी चाहिए। और सेकंड ऑप्शन दिया है, उसे मछली की आभासी स्थिति से नीचे बर्छी मारनी चाहिए। तो यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा सेकंड, यानी मछली जो है वो थोड़ा नीचे है, बट जो प्रतिबिंब हमें रियल में दिखाई दे रहा है वो अभिलंब की ओर झुकने के कारण जो प्रतिबिंब है ऊपर उठी हुई मछली दिखाई दे रही है। इसलिए जब हम मछली की आभासी स्थिति से थोड़ा नीचे मतलब बर्छी मारेंगे, जब नीचे मारेंगे तभी वास्तविक जाके मछली पे जो है बर्छी लगेगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा संबंध घर्षण के परिणाम के बारे में सही है। तो इसमें बल के बारे में पूछा है, घर्षण बल के बारे में पूछा है। तो घर्षण बल और पेशीय बल कौन से बल होते हैं, यानी ये संपर्क बल होते हैं। एक असंपर्क बल होता है, जैसे विद्युत और गुरुत्वाकर्षण वगैरह, ये सब बल कौन से हैं, ये जो है हमारे असंपर्क बल के उदाहरण है। और संपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं, वो हमारा घर्षण हो गया और पेशीय बल हो गया। तो इसमें पूछा है घर्षण बल के सीरियल से हमें लगाना है। तो हमारा घर्षण बल कितने प्रकार का होता है, वो 3 प्रकार का होता है। एक स्थैतिक घर्षण बल, एक सर्पी घर्षण बल और एक लोटनिक घर्षण बल। तो इसमें दिया है तो इसके हमें सही से पहचान करनी है, यानी सबसे ज़्यादा घर्षण बल कौन सा होता है, फिर उससे कम कौन सा होता है और फिर उससे कम कौन सा होता है। तो इसमें जो है स्थैतिक घर्षण बल सबसे पहले होगा, फिर उसके बाद सर्पी घर्षण, फिर लोटनिक घर्षण बल। तो स्थैतिक घर्षण बल हमारा दूसरे में दिया है और तीसरे में दिया है, फिर उसके बाद सर्पी दिया है, फिर लोटनिक दिया है। तो इसमें बराबर दे दिया है, सर्पी के बाद बराबर नहीं होता है, इसमें कम ज़्यादा मात्रा में होगा। तो सबसे ज़्यादा घर्षण बल स्थैतिक होगा, फिर उसके बाद सर्पी होगा, फिर उसके बाद लोटनिक होगा। ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से ऐसे समुच्चय का चयन कीजिए जो सही नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें जड़ों के बारे में और पत्तियों के बारे में बताना है। तो पहला ऑप्शन है गुड़हल जालिका रूपी शिराविन्यास और झकड़ा जड़ें होती हैं। इसमें नहीं, जो गलत कथन है उसे ही हमें बताना है। तो गुड़हल में जालिका रूपी शिराविन्यास तो होती है, बट जड़ जो है वो मूसला जड़ होती है, ना कि झकड़ा जड़। तो ये ऑप्शन हमारा कट जाएगा। गुलाब में जालिका रूपी शिराविन्यास तो होती है और मूसला जड़ भी होती है, तो ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बांस में समांतर शिराविन्यास होती है, झकड़ा जड़ होती है, ये भी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। धान में जालिका रूपी शिराविन्यास नहीं होती, बल्कि समांतर शिराविन्यास होती है धान में, यानी जैसे बांस को घास की कैटेगरी में रखा गया है, तो उसी प्रकार धान जो है, धान में भी समांतर शिराविन्यास होती है, ना कि जालिका शिराविन्यास। और जो जड़ होती है वो झकड़ा होती है। जड़ जड़ तो सही दिया है, बट शिराविन्यास गलत दे दिया है, इसलिए ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा ही गलत था, तो गलत ऑप्शन कौन कौन से हैं हमारे, पहला ऑप्शन ए और डी हमारे गलत ऑप्शन है। तो ए और डी ऑप्शन नंबर थर्ड में दिया है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। परख नली में 3 घोल दिए गए हैं, ए बी और सी, और फिर चाइना रोज सूचक डालने पर ए हरा हो गया, बी रंगहीन होगा, जबकि सी गुलाबी है। तो चलिए ए बी और सी 3 परख नलियाँ ली गई हैं, यानी 3 परख नली हम बना लेते हैं। और तीनों में क्या डाला गया है, चाइना रोज को। तो चाइना रोज ए में कौन सा कलर दिया, ग्रीन कलर दिया। तो ग्रीन कलर किस में देगा, वो बेस में देगा, यानी क्षार में देगा। और फिर उसके बाद दिया है बी रंगहीन रहती है। तो जो हमारा चाइना रोज है वो किस में रंगहीन रहेगा, यानी कलरलेस रहेगा। तो वो उसको हम बोल देंगे एक प्रकार से लवड़ी, यानी मिनरल में। तो सी इसलिए कलरलेस हो जाएगा, यानी इसमें कोई रंग नहीं होगा। और सी ऑप्शन दिया है, सी परख नली में हम जब चाइना रोज को मिलाते हैं तो कौन सा कलर इसमें दे दिया है, गुलाबी रंग दे दिया है, यानी पिंक कलर जो देगा, पिंक कलर इसमें दे दिया है, पिंक।
तो पिंक कलर किस में देगा, वो एसिड में देगा चाइना रोज, यानी एसिड में गुलाबी कलर देगा और बेस में हरा कलर देगा, और जो लवण यानी साल्ट में कोई भी कलर नहीं देगा, यानी कलरलेस रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। ए बी सी, यानी ए में ए हमारा बेस है, बी हमारा लवण है और सी हमारा एसिड यानी अम्ल है। तो चलिए देख लेते हैं। ए हमारा बेस होना चाहिए, तो बेस हमारा किस में दिया हुआ है, बेस हमारा इसमें दिया है और इसमें इसमें अम्ल दे दिया है, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। इसमें अम्लीय दे दिया है, इसमें लवण रहना चाहिए और इसमें इसमें जो है एसिड रहना चाहिए। तो ऑप्शन जो है सभी गलत दे दिए हैं, तो इसलिए हम एक प्रकार से मान सकते हैं इसको अगर सही कर ले तो ए जो है हमारा बेस हो जाएगा, यानी अम्ल की जगह यहाँ पे ये क्षार कर देंगे, यहाँ पे क्षार हो जाएगा, और यहाँ पे ये सही दिया है, यहाँ पे हम अम्ल कर देंगे, यहाँ पे अम्ल कर देंगे, तब जाके हमारा ये राइट आंसर हो गया। लेकिन सीबीएसई द्वारा ऐसे ही प्रश्न ही आया था, तो इस पर बोनस नंबर मिले सबको, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्षार में जो है ग्रीन कलर देगा जो फिनोप्थलीन है, और सॉरी वो जो गुलाब है चाइना रोज जो होता है, और उसके बाद लवण में सॉल्ट में यानी कलरलेस रहेगा, और अम्ल में जो है वो कौन सा कलर देगा, वो पिंक कलर देगा। तो इस प्रकार से हमारा क्षार और साल्ट और एसिड रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें दिया नीचे दिए गए दो प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन कीजिए। पहला है कलिका का पुष्पण और घास का काटना, बी ऑप्शन में गर्म करने पर लोहे का फैलना और जल का क्वथनांक। तो ए हमारा भौतिक परिवर्तन है और बी हमारा रासायनिक परिवर्तन है। तो इस पे दिया है भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन। तो इसमें जो अनुत्क्रमणीय उत्क्रमणीय के बारे में पूछा है, यानी रिवर्सिबल अनरिवर्सिबल प्रक्रिया से। तो जब कली का पुष्प करना या कली जो है पुष्प बनेगी, पुष्प को कली नहीं बना पाएंगे, यानी और घास को जब हम काटेंगे तो फिर घास अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, और इधर जब गर्म करेंगे लोहे को तो फैल जाएगा, और जब ठंडा करेंगे तो वो फिर से पुनः उसी अवस्था में आ जाएगा। और जल को जब हम उबालेंगे तो उसका क्वथनांक, और फिर जब वाष्प को हम संघनित करेंगे तो वो फिर से जल बन जाएगा। तो इसलिए ए हमारा अनुत्क्रमणीय परिवर्तन है और बी जो है प्रतिवर्ती परिवर्तन है, यानी ए फिर से पुनः नहीं किया जा सकता और बी वाले को किया जा सकता है, इसलिए राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है अमीबा, स्टारफिश, तारामीन, चींटी और मकड़ी में क्या समानताएं होती हैं। तीन सभी में रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं, यानी रीढ़ की हड्डी रहित होती हैं। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एक पत्ते में मंड यानी स्टार्च की उपस्थिति को जांचने के लिए प्रयोग करने के लिए नीचे प्रश्न दिए गए हैं, चरण निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवश्यक नहीं है। तो इसमें नहीं बताना है। तो पहला है पत्ते को पहले पानी में उबालें और फिर एल्कोहल में। सेकेंड है विरंजित पत्ते को धोएं, और सी है थर्ड ऑप्शन पत्ते को आंच पर गर्म करें। तो यही काम हम फिर से नहीं करेंगे, तो यही ऑप्शन नहीं होगा। तो पत्ते को आंच में गर्म करें, यही ऑप्शन हमारा नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा चक्रवात तटीय क्षेत्र में मृदा की उर्वरता को कैसे घटाया जा सकता है। तो उस स्थान पर भौम जल स्तर को बढ़ाकर। सेकेंड ऑप्शन है उस स्थान पर भौम जल स्तर को घटाकर। थर्ड ऑप्शन है भूमि के खारे पानी को यानी मिनरल सॉल्ट को बाढ़ग्रस्त करके, यानी वहाँ पे जो बाढ़ आ जाएगी तो उसकी जो भूमि है बहुत ज़्यादा खारी हो जाएगी, तो इसकी वजह से उसकी जो तटीय क्षेत्र की उर्वरता है घट जाएगी। तो ऑप्शन नंबर 3 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन निराई के संबंध में सही नहीं है। तो पहला है मृदा की जुताई खरपतवार के उखाड़ने और मारने में सहायता करती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही लग रहा है, इसमें पूछा है सही नहीं है। सेकेंड है खरपतवार नाशी फसलों के किसानों के लिए हानिकारक नहीं होते हैं। खरपतवार तो हानिकारक होते हैं, इसमें नहीं दिया हानिकारक नहीं होते हैं, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें पूछा ही गलत था। निराई फसलों की कटाई से ठीक पहले करनी चाहिए, नहीं, निराई तो शुरू से ही करनी चाहिए, स्टार्टिंग से ही करनी चाहिए, तो ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। डी है जमीन के समीप खरपतवार उखाड़ने के द्वारा समाप्त किया जा सकता है, तो ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसमें पूछा था जो गलत कथन है, तो बी और सी हमारे गलत कथन है, तो बी और सी हमारा फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, इसलिए राइट आंसर जो है हमारा फर्स्ट हो जाएगा, यानी ए, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है रॉकेट ईंधन की विशेषताएं क्या है। ये हल्का होता है और उच्च कैलोरीक मान भी होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा
ए और बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया है और विवेचन दिया है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, तो इसको काला सोना कहा जाता है, ये ऑप्शन सही है। और पेट्रोलियम के भंडार काली मिट्टी से होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। तो ए सही परंतु आर हमारा गलत ऑप्शन है। तो ए सही परंतु आर ऑप्शन गलत है, तो ये ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित में से किसको मिलाने से दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाया जा सकता है। यानी किसकी मात्रा को हम दूध में मिला देंगे तो उसके जो खराब होने के चांसेस हैं वो ज़्यादा देर तक या ज़्यादा टाइम तक रुके रहेंगे। यानी जो पैकेजिंग होती है दूधों में, तो उसमें कौन सा मिला है, सोडियम बाइकार्बोनेट को मिला देते हैं। जैसे उसको ख़राब होना है 8 घंटे में, तो वो कम से कम 16 घंटे के बाद भी वो सही रहेगा। 16 घंटे बाद, 18 घंटे बाद, 20 घंटे बाद खराब होगा, क्योंकि एक ही दिन में सारी पैकेट बिकती तो है नहीं, तो इसलिए सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज कर देते हैं दूध का शेल्फ जीवन बढ़ाने के लिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान पाठ पुस्तक के पार्ट 1 हमारी जीवन रेखा के लिए गए निम्नलिखित उद्धव विचार कीजिए, उद्धरण विचार कीजिए। तो बच्चों ने गांव के इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त की। उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उस क्षेत्र के गांव और कृषि के लिए खेत लगभग 60 वर्ष पहले वन को काटकर उपलब्ध किए गए थे। तो निम्नलिखित में से विज्ञान शिक्षा के किस उद्देश्य यानी लक्ष्य को उपरोक्त उद्धरण दर्शाया जा सकता है। तो इसमें 2 ऑप्शन हमारे सही होंगे, तो उसे ही हमें इसमें देखना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा सही है। पहला है विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संदर्भ को बोध और सृजनात्मकता को संपोषित करता है। सेकेंड है विज्ञान के ऐतिहासिक विकासात्मक परिप्रेक्ष्य और विकसित करना, तो बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। सी है विज्ञान समाज और प्रौद्योगिकी के अंतर्निष्ठ मामलों को सराहना करना, ये भी हो जाएगा बी सी। और डी है विज्ञान ज्ञान को उत्पन्न करने के लिए ही नहीं, तो ये ऑप्शन कट जाएगा। तो बी सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी बी और सी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया कौशल प्रदत्त गतिविधि द्वारा विद्यार्थियों के बीच विकसित करने का उद्देश्य है। तो पहला इसमें आगे दिया हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। एक सामान्य दिन में आपके द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के बारे में सोचें। क्या आप कह सकते हैं कि किस गतिविधि के सांस लेने की दर सबसे कम होगी और किस में सबसे तेज होगी। तो तेज टहलने और दौड़ने के पश्चात अपनी सांस लेने की मापें। क्या इस गतिविधि के पश्चात आपके परिवार के अन्य परिवार के सदस्यों की सांस लेने की दर समान होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो परिकल्पना भविष्यवाणी, तो भविष्यवाणी तो इसमें कुछ होगी नहीं, तो संप्रेषण भी इसमें नहीं होगा। तो परिकल्पना और मापन ये सीबीएसई द्वारा जो उत्तर आया था यही सही है, लेकिन इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा परीक्षण, प्रयोग और मापन तीनों हो जाएगा। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं, बट सीबीएसई द्वारा जो आंसर की जारी की गई थी तो उसमें सेकेंड ऑप्शन को सही माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एनसीईआरटी की कक्षा 7 की विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के लिए गए एक उदाहरण पर विचार कीजिए। एक्सप्लेनेशन दिया है। आपने प्रसिद्ध वैज्ञानिक गैलीलियो यानी गैलीली 1564 से 1642 ईस्वी का नाम सुना होगा। कहा जाता है कि एक बार गैलीलियो गिरजाघर में बैठे थे। उन्होंने यह देखा कि छत से जंजीर द्वारा लटका कोई लैंप एक ओर से दूसरी ओर धीमी गति कर रहा है। तो उन्हें यह पाकर आश्चर्य हुआ कि लैंप के एक दोलन पूरा करने के अंतराल में उनकी नब्ज यानी स्पंद धड़कन की संख्या हर बार समान होती है। तो गैलीलियो ने अपने परीक्षण से सत्यापित करने के लिए विभिन्न लोलकों के साथ प्रयोग किए। उन्होंने ये पाया कि किसी की दी गई लंबाई का लोलक सदैव एक दोलन पूरा करने में समान समय लेता है। इस परीक्षण में लोक युक्त घड़ियों के विकास को नई दिशा प्रदान की। कमानी युक्त घड़ियां और कलाई की घड़ियां और लोलक युक्त घड़ियों का परिष्कृत रूप थी। तो निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान के स्वरूप में पक्षों में पहलुओं में उपरोक्त उदाहरण प्रदर्शित करता है। इतना लंबा पैराग्राफ देता है, इसी में तो बच्चों का टाइम सबसे ज़्यादा इसमें मैनेज करना सीटेट के एग्जाम में दिक्कत देता है। पहला ऑप्शन है विज्ञान अंतिम है। बी ऑप्शन है विज्ञान अनुभाविक प्रमाणों पर आधारित है। सी ऑप्शन है विज्ञान वैज्ञानिक की सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रवर्ती है। और डी ऑप्शन है विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल्य उदासीन है। इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इसका हमारा राइट आंसर 3rd हो जाएगा, यानी ए सी डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। बी ऑप्शन ही कट जाएगा हमारा, यानी विज्ञान अनुभव प्रमाणों पर आधारित नहीं है। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान अनंतिम है और विज्ञान सृजनात्मकता और कल्पना के माध्यम से अग्रवर्ती भी है।
और विज्ञान वस्तुनिष्ठ और मूल उदासीन भी है। तो इसलिए राइट आंसर हमारा थर्ड हो जाएगा, यानी ACD ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित उद्धरण विकास विज्ञान के बारे में क्या प्रदर्शित करता है या करता है। तो स्टारफिश जीव वैज्ञानिक अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने स्टेफाइलोकोकी की जांच से जुड़े अपने प्रयोगशाला के काम से छुट्टी ली और वे छुट्टियां अवकाश पर चले गए। वापसी पर उन्होंने पाया कि जिस पैक्ट्री डिस्क को वे गलती से खुला छोड़ गए थे उसमें नीले हरे रंग की फफूंद बन गई। उस फफूंद में एक शक्तिशाली प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक पेनिसिलिन मौजूद था जो हानिकारक जीवाणु को नष्ट कर सकता था बिना मानव शरीर पर विषैला प्रभाव डाले। तो इसके नियम दिए गए हैं, तो इसको हमें कौन सा ऑप्शन सही है तो वो हमें बताना है। तो इसमें जो पहला ऑप्शन दिया हुआ है, नियम और सिद्धांत वैज्ञानिक के विकास में केंद्रीय भूमिका निभाते हैं। सेकंड ऑप्शन है सामान्य सार्वभौमिक विज्ञान विधि विद्यमान है। थर्ड ऑप्शन है वैज्ञानिक ज्ञान दीर्घकालीन होते हुए भी अनंत में। फोर्थ है वैज्ञानिक खोज एक रैखिक प्रक्रिया नहीं है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एक शिक्षक विद्यार्थियों के लिए जल की बर्बादी पर वाद विवाद का आयोजन करना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा आकलन के उद्देश्य के लिए अपेक्षित अधिगम प्रतिफल नहीं है, पूछा है। पहला ऑप्शन है इसमें जल की बर्बादी के विभिन्न कारणों को समझाना, और सेकंड ऑप्शन है जल की बर्बादी के बारे में अपने मतों यानी विचार के बारे में तर्कसंगत रूप से संप्रेषित करना। थर्ड ऑप्शन है बर्बादी के बारे में अपने दिन प्रतिदिन की दैनिक के अनुभवों और अवलोकनों को जोड़ना। फोर्थ ऑप्शन है अन्य सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने हेतु अपने मतों और विचारों को प्रतिकारित करना। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। इसमें सही नहीं है उसी को हमें बताना है। पहला निष्कर्ष प्रयोग के आधार पर चालकों और कुचालकों की पहचान की जाती है। लिटमस पेपर का प्रयोग अम्लों और क्षारकों की पहचान में की जाती है, ये तो हमारा सही है। वर्गीकरण में दिया है पुष्प के भागों की पहचान करना, ये तो हो अवलोकन द्वारा भी हो जाएगा। और दिया रात्रि में तृण झंझा के अचानक आने के कारणों की पहचान करना, तो वर्गीकरण ही हमारा गलत दिया हुआ है, यानी सेकेंड ऑप्शन ही हमारा गलत है। अवलोकन भी हमारा सही दिया है, पत्तों की विभिन्न आकृतियों पर ध्यान देना, यानी जब हम उसको देखेंगे अवलोकन करेंगे। और प्रयोग में भी स्टार्च और मंड के उपस्थित परीक्षण को धारा प्रवाह के प्रतिरोध प्रभाव जांच डालना, तो प्रयोग वाला भी ऑप्शन सही है, अवलोकन भी सही है। इसमें वर्गीकरण जो दिया है वही ऑप्शन गलत दिया है, क्योंकि वर्गीकरण में जो दिया है अवलोकन के एग्जाम्पल दे दिया है, तो इसलिए वर्गीकरण ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है सेकेंड ही हमारा इसका गलत ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा है एक बैटरी जल प्रपथ में एक पंप की तरह निम्नलिखित में से किसका उपरोक्त कथन निरूपण करता है। तो पहला प्रतिमान परिकल्पना या सादृश्य अनुरूपता या अवलोकन। तो जब कभी भी निरूपण शब्द आ जाए यानी किसी के जैसे व्यवहार करने के लिए बात करें, जैसे इसमें दिया बैटरी जल प्रपथ का एक पंप की तरह व्यवहार कर रहा है, तो उसी प्रकार उस तरीके के जो उत्तर होंगे हमारे सादृश्यता यानी अनुरूपता के बारे में बता रहा है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें पूछा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला S1 दिया है और फिर S2 दिया है। S1 में पूछा है शिक्षक को यह मानकर आरंभिक स्तर संकल्पनाओं को पढ़ाना शुरू करना चाहिए कि विद्यार्थी कुछ नहीं जानते, और S2 दिया है विद्यार्थियों को अंतर्ज्ञान अंतर्दर्शी विचार से त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं होती है। तो क्या विद्यार्थी की हमेशा सब विचार जो है त्रुटिपूर्ण ही होते हैं, तो ये ऑप्शन गलत है। और क्या विद्यार्थी कुछ भी नहीं जानते, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। तो S1 और S2 दोनों गलत है, तो देख लेते हैं। S1 सही इसमें दिया है, S1 S2 सही, S1 S2 सही। S1 और S2 दोनों सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर फोर्थ ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कक्षा 7 के विद्यार्थियों को ऊष्मा और तापमान पढ़ाते समय शिक्षक को निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य वैकल्पिक संकल्पनाओं का सामना करना पड़ सकता है। पहला ऑप्शन है कम्बल ऊष्मा को रोके रखकर वस्तुओं को गर्म रखते हैं। सेकेंड ऑप्शन है तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। थर्ड ऑप्शन है चालक ऊष्मा को सरलता से अर्जित करने को रोक होते हैं। उसके बाद दिया फोर्थ ऑप्शन में ऊष्मा गर्म वस्तु से ठंड वस्तु की ओर स्थानांतरित करती है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा सेकेंड हो जाएगा, यानी तापमान एक सामग्री विशेष का गुण होता है। तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान में शिक्षार्थियों की संकल्पनाओं के बारे में सही है। पहला ऑप्शन है जैसे जैसे विद्यार्थी वरिष्ठ कक्षाओं में जाते हैं उनकी त्रुटियां अवधारणाएं कम हो जाती हैं। सेकेंड ऑप्शन है परंपरागत शिक्षण रणनीतियों द्वारा
त्रुटिपूर्ण अवधारणाएं कम हो जाती हैं। तो जब हम ज़्यादा परंपरागत शिक्षण विधियाँ करेंगे, लगातार पढ़ेंगे, तो उसके बारे में त्रुटि अवधारणाएं कम हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो है राइट आंसर सेकंड ही हो जाएगा। ऐसे ही डेली प्रैक्टिस सेट इस चैनल पे करवाए जाते हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।